दोस्तों, आज भारत में लगभग 4 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उनमें से 66,727 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक लगभग 57,30,000 केसेस हमारे जो 25 हाई कोर्ट्स है उनमें पेंडिंग चल रहे हैं। और अगर अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो वहां लगभग 3.5 करोड़ केसेस फिलहाल पेंडिंग है, जो कि 2018 में 2.92 करोड़ थे। तो दोस्तों, साल दर साल हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस बढ़ने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है, तो जानने के लिए बने रहिए स्मार्ट अंस पे। अभी हम अगर भारत के हाई कोर्ट्स में देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा अनरिजॉल्व केसेस है, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां भारत में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में सारे पेंडिंग केसेस में से हर चौथा केस यूपी में से है, और फिर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार इनका नंबर आता है। और भारत में लगभग 77 केसेस ऐसे हैं जो 1950 से पेंडिंग पड़े हैं। और अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो लगभग 2000 केसेस पिछले 50 सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। और पिछले 2 सालों में 30 साल से भी पुराने केसेस में लगभग 61% बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों, 2012 में आई सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2040 तक इन पेंडिंग केसेस की संख्या 15 करोड़ तक चली जाएगी। और आज हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो हो चुका है कि लोगों को सालों तक लग जाते हैं खुद को इनोसेंट प्रूव करने में। जैसे कि आपने सुना होगा कि विष्णु तिवारी नाम के आदमी को रेप केस में 20 साल जेल में बिताने पड़े, जो उसने किया ही नहीं था। तो अब अगर भारत में ये पेंडिंग केसेस बढ़ने के कारण पे नजर डाले तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भारत में कोर्ट्स की कमी होना। हर साल हम देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जुडिशरी में अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने में कम इंटरेस्ट दिखाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी का केवल 0.1% से लेकर 0.4% तक जुडिशरी पे खर्च करती है, तो वही दिल्ली को छोड़कर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एक्सपेंडिचर में से लेस देन 1% खर्च करते हैं। दूसरा कारण हो सकता है मोर एडजर्नमेंट्स। दोस्तों, लॉ के अकॉर्डिंग एक केस में मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स होने चाहिए, पर 50% से भी ज्यादा केसेस में 3 से भी ज्यादा एडजर्नमेंट्स हो जाते हैं। इस वजह से केसेस लंबे खींच जाते हैं और वो पेंडिंग पड़ जाते हैं। और तीसरा कारण है लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ना, मतलब लोग अपने राइट्स के लिए, हक के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, पर इस वजह से भी कोर्ट्स में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भारत में जजेस की कमी होना। अब इसके डेटा पर बात करने से पहले हम एक न्यूज जान लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर जो 55 रिकमेंडेशंस कोलिजियम द्वारा भेजी गई थी, तो उन जजेस के अपॉइंटमेंट्स अब तक क्यों नहीं हुए, या फिर उन रिकमेंडेशंस पर सरकार द्वारा अब तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, मैंने अभी कहा कि ये जजेस के रिकमेंडेशंस कोलिजियम द्वारा भेजे गए, तो ये कोलिजियम क्या है आइए जानते हैं। तो कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, और ये 5 लोग मिलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड करते हैं। और फिर ये लॉ मिनिस्ट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेड जजेस की लिस्ट देती है, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये लिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाकर देते हैं, और सबसे आखिर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन जजेस को अपॉइंट किया जाता है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोलिजियम द्वारा इन रिकमेंडेड जजेस पे थोड़ा भी डाउट आता है, तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा इन जजेस की इंक्वायरी करा सकते हैं और उनका नाम रिकमेंडेड लिस्ट से हटा सकते हैं, पर ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो आमतौर पर जो भी रिकमेंडेड जजेस है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कोलिजियम ने ये रिकमेंडेशंस 18 महीने पहले ही भेजे थे, पर अब तक उस पे सरकार द्वारा कुछ काम ही नहीं हुआ है। हमारे देश के 25 हाई कोर्ट्स में टोटल 1080 जजेस की स्ट्रेंथ है, पर फिलहाल सिर्फ 661 जजेस ही काम कर रहे हैं, यानी कि आज 419 जजेस की सीटें खाली पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, राजस्थान इन हाई कोर्ट्स में तो 50 या फिर 50% से भी ज्यादा वैकेंसीज जजेस की खाली पड़ी हुई है, और पटना हाई कोर्ट में तो 60% वैकेंसीज है।
1987 में एक कमेटी ने रिपोर्ट दाखिल की थी और उस वक्त 10 लाख आबादी के पीछे जो 10 जजेस थे उनको बढ़ाकर 50 करने की बात उस रिपोर्ट में करी गई थी। और दोस्तों, इस बात को आज लगभग 30 साल बीत चुके हैं, पर फिर भी हमारी 10 लाख आबादी के पीछे आज केवल 19 जज हैं, या फिर कह सकते हैं कि हर 50,000 लोगों के लिए सिर्फ एक जज। 2016 में हाई कोर्ट्स में टोटल 126 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी और ये गिरते गिरते 2020 में केवल 66 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 29 जज काम कर रहे हैं, पर असल में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है। मतलब 5 जजेस की सीटें आज भी सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़ी हुई है। मैं यहाँ एक बात पे गौर करना चाहूंगा, इन 29 जजेस में से 28 तो मेन ही हैं। केवल एक वीमेन जज आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलाकर टोटल 1113 जजेस में से सिर्फ और सिर्फ 80 वीमेन जजेस हैं। वैसे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता आ रहा है। जैसे आर्मी में वीमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने के लिए सरकार को फटकार लगाता है, वैसे ही क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी में भी हमारे वीमेन जजेस का नाम ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करना चाहिए। साथियों, आज आपको यह प्रॉब्लम बहुत साधारण लग रही होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ही नहीं काटे। पर जाके उनसे पूछिए जो आज खुद एक जज है, या फिर जिनके केसेस पिछले 10, 20, 30, 40 यहाँ तक कि 50 सालों से चल रहे हैं। कुछ साल पहले हमारे फॉर्मर सीजेआई जयेश ठाकुर जी की प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने स्पीच देते वक्त जुडिशरी की बिगड़ती हालत बयां करते हुए आंखें भर आई थी। उन्होंने कहा, पहले भी बहुत सारे भाषण दिए गए, सेमिनार्स हुए, पर हकीकत में जजों की कमी को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। जब किसी और देश से जजेस यहाँ आते हैं तो वो हमें देखकर चौंक जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि इतने सारे केसेस के साथ, इतने सारे प्रेशर के साथ, इतने कम रिसोर्सेज होते हुए भी यहाँ जजेस काम कैसे कर लेते हैं। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम जजेस की संख्या बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, पर ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। तो दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ही नहीं मिला, और इस तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगाने के कारण जजेस की संख्या धरी की धरी रह जाती है। और ये कहते वक्त उनका दर्द इतना ज्यादा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जजेस की संख्या कम होगी तो पेंडिंग केसेस बढ़ते ही जाएंगे, और उस वजह से जो जजेस फिलहाल काम कर रहे हैं उन पे दबाव बढ़ेगा। और आज पेंडिंग केसेस इतने बढ़ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जजेस को फिर से बुलाकर हाई कोर्ट्स में अपॉइंट करना पड़ रहा है। और दोस्तों, जो हमारे करंट सीजेआई जस्टिस बोबड़े हैं, उनके टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ी है, और इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कोरोना की वजह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कमी होने के कारण पेंडिंग केसेस बढ़े हो, या फिर इनके टेन्योर में इन्होंने एक भी नए जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जजेस में कमी होने के कारण पेंडिंग केसेस बढ़े हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने कुछ दिन पहले ही कोलिजियम की मीटिंग बुलाई थी, पर शायद मीटिंग बुलाने में इन्होंने बहुत देर कर दी, क्योंकि 23 अप्रैल को वैसे भी इनका टेन्योर खत्म ही होने वाला है। और फिर हमारे देश के नए सीजेआई बनेंगे जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जिन्हें एज पर द सीनियोरिटी जस्टिस बोबड़े ने ही रिकमेंड किया है। और फिर जस्टिस बोबड़े के टेन्योर में जो पेंडिंग केसेस का बोझ बढ़ा है वो अब इनके टेन्योर में चला जाएगा, और ये पेंडिंग केसेस का बोझ ऐसे ही आगे किसी और के टेन्योर में शिफ्ट होता रहेगा, अगर अब हमने इस पे कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो साथियों, सबसे बड़ा सोल्यूशन है जजेस की संख्या बढ़ाना। पर सिर्फ जजेस की नियुक्ति कर देने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आज जजेस की सारी वैकेंसीज भर देते हैं तो हमें कल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएगा। तो बेसिकली भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण जजेस की अपॉइंटमेंट्स कम होती है। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, पर वो समय के अनुरूप नहीं है। और दिक्कत तब होती है जब सरकार ये मान लेती है कि उन्हें जुडिशरी पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि सरकार ने इसे एक इन्वेस्टमेंट समझनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी पे जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रूल ऑफ लॉ और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा, और उस वजह से डरकर लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के रूप में हमें सोशल स्टेबिलिटी मिलेगी।
साथ में हमें हमारा एटीट्यूड थोड़ा बदलने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ जितनी पर लैख पॉपुलेशन पे पुलिस होनी चाहिए उससे बहुत कम है, पर इन चीजों को हम बहुत कैजुअल वे में लेते हैं। और दोस्तों, जुडिशरी इन सब से बहुत अलग है। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बात नहीं, आज जजेस कम है तो कल हो जाएंगे। नहीं, जुडिशरी हमारे पूरे देश का एक आधार है। हमारे डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए जुडिशरी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट जल्द ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाने वाली है। ये एक प्रकार के जुडिशरी की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है। बस फर्क इतना है कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स की जगह जजेस को चुना जाएगा, जिससे बहुत सारे जजेस हमारे जुडिशरी को मिलेंगे। और जिस प्रकार सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है, उसी प्रकार उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। तो इससे जो पहले वाला लंबा स्ट्रक्चर था, पहले कोलिजियम नाम रिकमेंड करेगी, फिर सरकार उस पर डिसीजन लेगी, वो सब बंद हो जाएगा। पर जब तक ये एग्जाम का सिस्टम शुरू नहीं हो जाता, तब तक दोस्तों हमारे कोलिजियम और गवर्नमेंट इन दोनों सिस्टम को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट जजेस के अपॉइंटमेंट्स में डिले कर रही है, वैसे ही जनवरी में गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें ब्लेम करने से पहले कोलिजियम ने यह देखना चाहिए कि वो खुद पिछले 33 महीनों से 23 जजेस के नाम पर बैठा हुआ है। तो इस तरह कभी कोलिजियम के प्रोसेस में देर हो जाती है तो कभी गवर्नमेंट डिले कर देती है। इसीलिए इन दोनों सिस्टम को अपनी खामियां देखकर खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। और फिर वो दिन भी दूर नहीं होगा जब भारत के लोग कोर्ट कचहरी की लंबी प्रोसेस से डरना बंद कर देंगे। जय हिंद।